गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ द न्यूक्लियर फिज़िक्स फॉर मास्टर कैडर, लेक्चरर कैडर एंड दी मेरिटोरियस। तो लास्ट लेक्चर में हमने बाइंडिंग एनर्जी डिस्कस किया था। आज हम उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में से मैंने लिया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इज 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दैट ऑफ ड्यूट्रॉन इज़ 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं उन्होंने कि इनमें से कौन सी करेक्ट होगी। हीलियम न्यूक्लियस इज़ मोर स्टेबल, ड्यूट्रॉन इज़ मोर स्टेबल, बोथ आर लेस स्टेबल, बोथ आर इक्वली स्टेबल। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमने ये बताना कि कौन सी करेक्ट है। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होती है, मोर इज़ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मोर इज़ द स्टेबिलिटी। सो हमारा इसमें आंसर क्या आएगा, बाइंडिंग एनर्जी हीलियम की उन्होंने क्या दी हुई है हमारे पास, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर हीलियम क्या आ जाएगी हमारे पास, 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ड्यूट्रॉन की क्या हमारे पास, हीलियम की क्या है 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ड्यूट्रॉन की है हमारे पास 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इट मीन्स कि हीलियम न्यूक्लियस इज़ मोर स्टेबल। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से, बहुत इजी क्वेश्चन है ये कि सिंपल क्या हमें देखना है कि जिसकी, ये हमें बस कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होती है वो क्या होता है, वो न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होता है। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया ही था डिटेल में कि सिर्फ अकेली बाइंडिंग एनर्जी स्टेबिलिटी को नहीं बता सकती, हमें क्या साथ में बताने पड़ते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसका एक कंसेप्ट मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि क्यों ऐसा होता है कि हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ही स्टेबिलिटी बताती है, अकेली बाइंडिंग एनर्जी नहीं। एक मैं इस लेक्चर में बताती हूँ आपको कि जैसे एग्जांपल लेकर बताती हूँ, जैसे हमारे पास 2 पर्सन है, सपोज कर लो ए एंड बी, ठीक है। तो ए की सैलरी क्या है 40,000 पर मंथ और बी की सैलरी है हमारे पास 30,000 पर मंथ। तो सपोज कर लो कि इस ए की फैमिली में 5 फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है। तो पर फैमिली मेम्बर उसकी अर्निंग हो जाएगी 40,000 डिवाइडेड बाय 5, इट इज़ इक्वल टू 8,000 पर पर्सन। वो 8,000 एक पर्सन पर डिपेंड एक स्पेंड कर सकता है। और सेकंड पर्सन है हमारे पास बी, इसकी सैलरी है 30,000 पर मंथ एंड सपोज कर लेते हैं इसकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, 3 फैमिली मेंबर्स। तो पर पर्सन ही कैन स्पेंड 30,000 बाय 3, इट इज़ इक्वल टू 10,000। तो 10,000 पर पर्सन कर सकता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि चाहे ए की सैलरी ज़्यादा है बी से, बट बी फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल है एज़ कंपैरिजन टू दैट ऑफ ए। क्यों, क्योंकि बी पर पर्सन 10,000 रुपीज़ स्पेंड कर सकता है और ए पर पर्सन 8,000 स्पेंड कर सकता है। तो इट मीन्स कि इसीलिए यही रीज़न है, इसी एग्जांपल से हम ये निकालते हैं कि सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी अकेली स्टेबिलिटी नहीं बता सकती, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें क्या बताती है, स्टेबिलिटी बताती है। जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। मोर इज़ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मोर इज़ स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ क्लोरीन न्यूक्लियस। उन्होंने हमें उसका मास दिया हुआ है, क्लोरीन का मास न्यूट्रॉन का दिया हुआ है, मास हमें प्रोटॉन का दिया हुआ है। 1H1 मीन्स प्रोटॉन। तो हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालनी है। तो इसलिए देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एज अ कंपैरिजन टू अकेले बाइंडिंग एनर्जी। क्यों, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ही हमें स्टेबिलिटी बताती है। तो यहाँ पर हमने देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करनी है। तो लास्ट लेक्चर में
हमने किया था कि हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी, पहले हम बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेंगे, फिर उसको टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, उन्होंने हमें दिया हुआ है क्लोरीन का हमारे पास, तो देखो 35Cl17। इट मीन्स कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने इसमें, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इज़ इक्वल टू 70। और हमें एक प्रोटॉन का मास कितना दिया हुआ है, मास ऑफ प्रोटॉन हमें दिया हुआ है 1.007825 AMU और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है 7। तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया हमारे पास, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स इज़ इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 1.007825 AMU। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास आ जाएगा 17.133025 AMU। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या है, ये जेड है, ये हमें बताता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, ये ऊपर क्या है हमारे पास एटॉमिक मास ए। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हमारे पास हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इज़ इक्वल टू 35 माइनस 17, ये हमारे पास आ जाएंगे 18। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 18। हमें एक न्यूट्रॉन का मास दिया हुआ है, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन इज़ इक्वल टू, क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है 1.008665 AMU। ये एक न्यूट्रॉन का मास है, हमारे पास है 18 न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ 18 न्यूट्रॉन्स इज़ इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 1.008665 AMU। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18.15597 AMU। ये हमारे पास आ जाएगा 18 न्यूट्रॉन्स का मास। तो हमारे पास अब मास, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स पहले निकाल लेते हैं। टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो वो हमारे पास आ जाएगा 17.133025 AMU प्लस 18.15597 AMU। तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल ऐड करके 35.288995 AMU। ये हमारे पास आ गया टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो जैसे कि अब हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि मास डिफेक्ट होता है हमारे पास, मास डिफेक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, ऑफ न्यूक्लियस। तो अब टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स हमने जो कैलकुलेट किया है उसके क्या आया हमारे पास 35.288995, ये हमारे पास आया है टोटल मास ऑफ न्यूक्लियन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। उन्होंने क्वेश्चन में ही हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 34.9800, तो ये आ जाएगा 34.9800 AMU की फॉर्म में है, ठीक है, AMU में मास दिया हुआ है। तो अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.308995 AMU, ये हमारे पास आ गया है मास डिफेक्ट। तो अब हमें क्या निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगी, 1 AMU के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास एनर्जी होती है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी क्या आ जाएगी 0.308995 मल्टीप्लाई 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 287.67 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गई हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारे पास आ जाएगी
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू 287.67। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हैं हमारे पास, ए कितना दिया हुआ है हमें 35, तो हम 35 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 8.2192, और वो किसके इक्विवेलेंट होगा 8.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन। तो ये थी हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ क्लोरीन न्यूक्लियस। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमें उन्होंने एक क्लोरीन न्यूक्लियस दिया था, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने के लिए बोली थी। तो हमने बाइंडिंग एनर्जी पहले निकाली। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है, बाइंडिंग एनर्जी मीन्स कि एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू मास डिफेक्ट। हमने मास डिफेक्ट निकाल लिया, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस करके, और फिर ए से डिवाइड कर दिया, हमारे पास आ गई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्या, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमें दिया हुआ है कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या अनदर फॉर्म में ये सेम क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी क्या होती है, या एनर्जी क्या होती है इलेक्ट्रॉन की इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखते हैं, हम इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड आंसर क्या होगा। अब हमें इलेक्ट्रॉन का मास तो सबको पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, 9.1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kgs। ये हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने एनर्जी निकालनी, तो हम आइंस्टाइन वाला रिलेशन यूज़ करेंगे, E = mc²। तो हमारे पास आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू c²। सी क्या होता है 3 इंटू 10⁸8 का होल स्क्वायर। सी इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इसको हम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास, अच्छा इसको हमने ये जाउल्स में आई है क्योंकि हमने मास लिया है केजीज में और स्पीड ऑफ लाइट ली है हमने मीटर पर सेकंड में। तो ये जो एनर्जी कैलकुलेट कर आएगी ये जाउल्स की फॉर्म में आएगी, बट हमें उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में। तो ये रिलेशन भी हम पहले कर चुके हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल्स। ये हमारे पास रिलेशन होता है। तो हमें मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 10⁻6। तो दोनों साइड 10⁻6 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जॉल। ये आ गया हमारे पास। तो 1 जाउल क्या आ जाएगा, 1 जाउल इज इक्वल टू 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻13। तो अब हम 1 जाउल की इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा E इज़ इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 3 इंटू 10⁸8 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻13। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना इजी है कि पहले इन सब फैक्टर्स को इकट्ठा कर लो और 10 की पावर्स को लग 10⁻⁻31 10⁻16 बाय 10⁻⁻13। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 51.1875 इंटू 10⁻⁻, हमारे पास कितनी आ जाएगी 10⁻⁻, ये आ जाएगा -31 इंटू -31 प्लस 16 प्लस 13। तो ये आ जाएगा -3। ये -31 प्लस 29 हो गया, तो ये आ गया हमारे पास -2।